हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओके शिवम। आज हम लोग हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री के 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। काफी आसान क्वेश्चन, डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अगर दिल्ली का अंतिम सुल्तान इन तीनों में से देखें तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। और अगर लोदी वंश की स्थापना के बारे में बात करें तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने। ठीक है। और इसकी समयावधि कब थी लोदी वंश की? तो 1451 से लेकर के टोटल 1526 ईस्वी तक। ठीक है। सिकंदर लोदी की अगर बात करें तो सिकंदर लोदी कौन था? ये बहलोल लोदी का पुत्र था। ठीक है। और इब्राहिम लोदी ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। एक तरह से ये इनकी रिलेशन से ही है। तो अगर देखें दिल्ली का अंतिम सुल्तान लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था। ठीक है। पहले का आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पे सेकंड आंसर बताना है। मीडिवल हिस्ट्री ये चल रही है, मीडिवल हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन थे? अल बिरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन करानी या फिरोज शाह? सेकंड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो, फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक के बारे में अगर बात करें तो किसने लिखा है? जियाउद्दीन करानी ने। फतवा ए जहांदारी, तारीखा या फिरोज शाही इन्होंने ही लिखा है। अगर इनकी और पुस्तक की बात करें तो तारीख या फिरोज शाही की बात करें तो यही लिखे हैं। ठीक है। जिसमें तुगलक वंश और फिरोज शाह के शासनकाल का लेखा जोखा है। इन दोनों पुस्तकों में क्या है? फतवाए जहांदारी और फिर तारीख फिरोज शाही में क्या क्या इसमें वर्णन किया गया? तुगलक वंश और फिरोज शाह के शासनकाल का वर्णन किया गया इन पुस्तकों में। लिखा किसने है? तो जियाउद्दीन करानी ने। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड का आंसर सी नंबर हो जाएगा। और अगर अल बिरूनी के बारे में बात करें, यहाँ पे देखो ऑप्शन में अल बिरूनी को भी दिया हुआ है। तो अल बिरूनी ने कौन सी पुस्तक को लिखा था? तहकीक हिंद दासवंश के लिए इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। कानून मसूदी खगोल विज्ञान के संदर्भ में वर्णन किया है। और जवाहर फिल जवाहिर खनिज के संदर्भ में ये अल बिरूनी द्वारा 3 पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। तहकीक हिंद, कानून मसूदी और जवाहर फिल जवाहिर। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है या फिर बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। सेकंड का आंसर यहाँ पे हम लोग जियाउद्दीन करानी की बात करें तो फतवा जहांदारी तारीख फिरोज शाही ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक की अगर बात की जाए असम में खासकर तो कौन थे? शंकरदेव, दादू दयाल, वल्लभाचार्य या विद्यापति? थर्ड का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शंकर देव। ठीक है। विद्यापति मैथिली संत कवि जिन्होंने राधा कृष्ण पर हजारों प्रेम कथाएं लिखी थी। और वल्लभाचार्य वैष्णववाद के कृष्ण भक्त पंथ के एक महान संत जिन्होंने पुष्टि मार्ग के दर्शन को भी प्रस्तावित किया था। थोड़ा सा इसको हम जानकारी के रूप में बताते हैं आपको। साथ ही जो आपके दादू दयाल जो निर्गुण भक्त संत जाति से संबंधित हैं, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था लेकिन अपना पूरा जीवन राजस्थान में बिताया, वह दादू पंथ के संप्रदायक थे, दादू दयाल जी। ठीक है। और असम में अगर वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक को देखें तो शंकर दयाल। ये कुछ आपकी जानकारी के लिए थी। यहाँ पे थर्ड का आंसर अगर वैष्णव भक्त के रूप में देखे हुए तो शंकरदेव को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, महाभारत का अनुवाद अकबर ने किस भाषा में किया था? तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का अनुवाद अकबर ने किस भाषा में किया था? फारसी में, संस्कृत में, पाली में या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और दूसरी भाषा थी? इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का आंसर, अकबर के टाइम में फारसी भाषा थी। फारसी भाषा का अनुवाद करवाया था महाभारत को। ठीक है। 4 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी और अब्द अल कादिर ने किया। किसने था? तो अगर फारसी में अनुवाद महाभारत किसने किया था? तो फैजी और अब्द अल कादिर, ये दोनों ने मिलकर अब्द अल
कादिर, इन दोनों ने मिल करके फारसी में महाभारत का अनुवाद किया था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर 4 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न में से कौन सा शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? त्रिपक्षीय संघर्ष जहां पे हो रहा था तो उनमें से कौन सा शासक शामिल था? ऑप्शन पाल, राष्ट्रकूट और चोल, इन तीनों में से क्या तीनों थे? कोई एक, कोई दो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन सी है दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी आपके पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 का बी। उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष? तो 9वीं शताब्दी में की बात है ये। प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने मिलकर के ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इन सबों के बीच में। यह संघर्ष राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ था। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, उसके बाद ही हुआ था यह संघर्ष। भारत के पूर्वी भाग में जो है आपके पाल वंश का वो था, साम्राज्य था, जबकि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार लोग रहा करते थे और दक्कन में राष्ट्रकूट। तो इस तरह से हमने देखा अगर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से शामिल थे, तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार पूछता है ये। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक जानी मानी विश्वविद्यालय थी भारत में, तो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, धर्मपाल, गोपाल या देवपाल? इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चंस का 6 का यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी, ए ऑप्शन। ठीक है, बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, यह मुस्लिम सेना द्वारा तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला था। जब इसने हमला किया था बख्तियार खिलजी ने, तो यह मुस्लिम सेना थी इसकी और मुस्लिम शासक भी था, तीसरी और सबसे विनाशकारी हमला था। इसका नेतृत्व बख्तियार खिलजी 1193 में, 1193 की बात है, 1193 में नष्ट किया था। ठीक है, और यह दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रमुख था। बख्तियार खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रमुख था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे देखें अगर तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में, तो किस सन में हुई थी? तो 1192 में। ठीक है, किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो जयचंद इसमें थोड़ा सा सहायता कर दिया था मोहम्मद गौरी की, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी जीत गया था तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, 1192 ईस्वी में। अगर पहली लड़ाई की बात की जाए, पहली लड़ाई भी 1191 में इन्हीं दोनों के बीच हुई थी, यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुई थी, जिसमें पृथ्वी चौहान से गौरी हारा था। उसके बाद फिर से 1192 में दूसरी लड़ाई के रूप में आए और जयचंद से सहायता लेकर के पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, यहाँ पर 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हिसार शहर किस शासक द्वारा बनाया गया था? अगर हिसार शहर की बात करें तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने बनाया था हिसार शहर को, जो कि हरियाणा में है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन तुगलक। 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिसार शहर का इस शासक द्वारा बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कब समयावधि की अगर देखें कब बनाया गया था, तो 1351 से 88 ईस्वी तक के बीच में ये बनाया गया था, ये था। ठीक है, इसको और कुछ निर्माण कार्य के लिए जाना जाता है, जैसे कि फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद शहर के निर्माण का श्रेय इसी को जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को ही। इस तरह से इसका आंसर 8 का यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिंदा पीर के नाम से किसे पुकारा जाता है? ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से। इसे आप लोग अपने रफ या किसी भी शॉर्ट नोट में नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हुआ, पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पे 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। पीर मतलब साधु। ठीक है, जीवित संत, जिंदा पीर मतलब जीवित संत किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। अगर औरंगजेब के बारे में थोड़ा बहुत देखा जाए तो क्या था, यह 1638 से 1707 ईस्वी तक था, इसका शासन था। ठीक है, इसने 1600, इसकी कुछ उपलब्धियां देखो तो 1659 में इसने
दारा शिकोह को हराया था, पराजित किया था दारा शिकोह को, ठीक है। और 1659 में ही हरा करके आलमगीरी की उपाधि धारण की थी इसने। ये हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, ठीक है। नवरोज महोत्सव भी इसी ने समाप्त किया था। अगर नवरोज महोत्सव की इसकी कुछ कार्यों को देखो तो नवरोज महोत्सव समाप्त किया था, झझिया को फिर से शुरू किया था, और सिखों के 9वें गुरु यानी तेग बहादुर को मारा था। गुरु तेग बहादुर को इसी ने मारा था, ठीक है, सिखों के जो 9वें गुरु थे। तो ये कुछ इसके कार्यकाल के कुछ घटनाएं हैं। 9 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चहलगनी यानी 40 का समूह किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो बलबन के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश या आराम शाह के द्वारा। 10 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चहलगनी जो कि इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया था। चहलगनी है क्या? तो यह आधिकारिक तौर पर दासों की कुलीनता को स्थापित करने के लिए चहलगनी यानी 40 का समूह, चहलगनी यानी 40 का समूह को इसने स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की अगर समय अवधि की बात की जाए तो यह कब से कब तक था? 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे ये इल्तुतमिश जी आपके जो हैं। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया इसी ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन निर्माण को पूरा किया इसने, ठीक है। इसकी कुछ उपलब्धियां, और ये चहलगनी की भी स्थापना इसी ने किया था, 40 का समूह, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मेडिवल हिस्ट्री के 10 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने मार्क्स के सही हो रहे हैं। कम मार्क्स हो रहे हैं तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। और आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर बैठ रहे हो, खासकर एमए हिस्ट्री के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन हो, या फिर यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर कोई भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा।